तो आज है हमारी हिंदी वर्णमाला का भाग 3। हिंदी वर्णमाला का भाग 3 आज पढ़ेंगे हम। इसमें परंपरागत अतिरिक्त वर्ण। क्या पढ़ेंगे? परंपरागत अतिरिक्त वर्ण। तो हमारा जो टॉपिक है वो है परंपरागत अतिरिक्त वर्ण। तो बच्चों आज पढ़ेंगे हम परंपरागत अतिरिक्त वर्ण। तो ये क्या होते हैं? तो इसमें क्या कहते हैं, 3 चीजें आती हैं। एक आता है अनुनासिक यानी कि चंद्रबिंदु, दूसरा आता है अनुस्वार और तीसरा आता है विसर्ग। क्या क्या आते हैं इसमें? परंपरागत अतिरिक्त वर्ण में पहला आता है अनुनासिक। अनुनासिक को हम बोलते हैं चंद्रबिंदु। क्या बोलते हैं हम? चंद्रबिंदु। इसका जो वो होता है ये, ठीक है। तो पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, अनुनासिक यानी कि चंद्रबिंदु। और इसका जो दूसरा है वो है अनुस्वार। और इसका जो तीसरा है वो है विसर्ग। क्या है बच्चों? विसर्ग। दूसरा तीसरा। तो ये जो होता है इनके बारे में बता दूं। चंद्रबिंदु ये होता है जो हम शिरोरेखा से ऊपर लगाते हैं, और अनुस्वार होता है हमारा ये केवल एक बिंदु जो लगाते हैं शिरोरेखा से ऊपर। और हमारा जो विसर्ग होता है वो होता है ये, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई तीनों, चंद्रबिंदु, अनुस्वार और विसर्ग। अनुनासिक की पहले परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या देखते हैं बच्चों? परिभाषा। तो इसकी परिभाषा है जिसमें नाक से कम तथा मुख से अधिक वायु निकलती है। मुख से अधिक वायु निकलती है। क्या है बच्चों हमारा अनुनासिक? जिसमें नाक से कम तथा मुख से अधिक वायु निकलती है। कैसे? ये उच्चारण में है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जिनके उच्चारण में नाक से कम तथा मुख से अधिक वायु निकलती है। तो यहाँ लिख लेना बच्चों उच्चारण में ब्रैकेट में करके, ठीक है। इसमें एक चीज और आती है कि ये जो शब्द होते हैं अनुनासिक के, जितने भी शब्द होते हैं चंद्रबिंदु के, ये तद्भव में आते हैं। तद्भव यानी कि हिंदी में। तो ये जो शब्द होते हैं ये तद्भव यानी हिंदी में आते हैं, या ये तद्भव यानी हिंदी में आते हैं, या ये तद्भव हिंदी के शब्द होते हैं। ऐसे भी हम इनको कह सकते हैं। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं अनुसारी। पहले हम इन तीनों की परिभाषा देख लें, उसके बाद इनके शब्द बताएंगे कि कौन कौन से हैं उदाहरण में, कि कौन कौन से आएंगे। अब बात करते हैं अनुस्वार की। किसकी बात करते हैं? अनुस्वार की। तो इसकी जो परिभाषा है ये होती है, ये इसकी अनुनासिक की उल्टी होती है। अनुनासिक में क्या है? जिसमें नाक से कम तथा मुख से अधिक वायु निकलती है। और अनुस्वार में क्या होता है? जिसमें नाक से
अधिक, जिसमें नाक से अधिक, जिसमें नाक से अधिक तथा मुख से कम वायु निकलती है, कम वायु निकलती है। तो बच्चों क्या है इनकी परिभाषा? अनुनासिक की, जिसमें नाक से कम तथा मुख से अधिक वायु निकलती है। और अनुस्वार में क्या होता है? जिसमें नाक से अधिक तथा मुख से कम वायु निकलती है। विसर्ग की ऐसी कोई परिभाषा नहीं होती है। विसर्ग में केवल हमें इतना ध्यान रखना है कि ये विसर्ग जो होते हैं, विसर्ग हमेशा मत लिखो, ऐसे लिखो, विसर्ग संस्कृत में स्वर के बाद आते हैं। विसर्ग संस्कृत में स्वर के बाद आते हैं। तो क्या पढ़ा हमने? तीनों को देखो। पहला है अनुनासिक। अनुनासिक में क्या होता है? जिसमें नाक से कम तथा मुख से अधिक वायु निकलती है। अनुनासिक में क्या है? जिसमें नाक से कम मुख से अधिक वायु निकलती है। दूसरा है हमारा अनुस्वार। अनुस्वार में क्या है? अनुनासिक का उल्टा है, जिसमें नाक से अधिक तथा मुख से कम वायु निकलती है। और तीसरा है हमारा विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह ये होता है, यानी कि पीछे दो बिंदु। तो इसमें क्या होता है? ये विसर्ग संस्कृत में स्वर के बाद आते हैं। हाँ तो बच्चों ये हो गए हमारे तीनों। इसमें एक चीज और रह गई अनुस्वार में, जैसे कि अनुनासिक में है ना कि जिसमें अनुनासिक में है ये तद्भव हिंदी में आते हैं। तो अनुस्वार में क्या होता है? ये तत्सम यानी जो संस्कृत के शब्द होते हैं, संस्कृत में आते हैं, तो तद्भव यानी हिंदी के शब्द और तत्सम यानी संस्कृत के शब्द। इनमें शब्द कौन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक में हिंदी के हैं यानी तद्भव शब्द होते हैं, तो इसमें तद्भव ही आएंगे। और अनुस्वार में तत्सम शब्द होते हैं यानी संस्कृत के, तो इसमें वही आएंगे। तो इन चीजों को बच्चे आप नोट करते रहना। अगर तो सारी चीजें नोट करते हुए चलोगे तभी सही रहेंगे और आपको समझ में भी आएंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि बाद में दिक्कत आती है समझने में, क्लास को बार बार नहीं भी देखा जाता है। तो आप इनके नोट्स बनाते रहना। और जिन बच्चों ने पीछे की 2 क्लासें नहीं देखी हैं वो उनको देख लेना। अगर जो उनको नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सर की अब बात करते हैं कि इनमें शब्द कौन कौन से आते हैं, इनकी हम पहचान कैसे करेंगे। तो इसका जो चिन्ह होता है वो ये होता है चंद्र बिंदु। ठीक है बच्चों, यह मैंने तुमको यहाँ पे भी बता दिया। और इसका जो होता है अनुस्वार का वो ये होता है, यानी कि ये स्रो रेखा से ऊपर ही लगते हो। और विसर्ग जो लगता है वो हमारे संस्कृत के स्वर के बाद आता है। हमेशा किसके बाद आता है? स्वर के बाद आता है। तो अब हम बात करते हैं अनुनासिक शब्दों की। तो ये कौन कौन से होते हैं? जैसे कि इसमें आ गया हमारा चांद, ठीक है, गाम, और आ गया हमारा इसमें चांद, गाम, 5। ठीक है, तो इन शब्दों में हमारा क्या है? चंद्र बिंदु है ऊपर, चंद्र बिंदु। तो ये अगर जो हम इनका तत्सम रूप निकालेंगे यानी अनुसार में डालेंगे तो चांद का हो जाएगा हमारा चंद्र, गाम का हो जाएगा हमारा ग्राम, और 5 का हो जाएगा हमारा पंच। ठीक है, तो इसमें ये शब्द आ गए हमारे। अब बात करते हैं अनुस्वार की।
तो अनुस्वार में कौन कौन से शब्द आते हैं अब ये देखते हैं। इसमें आते हैं जैसे चांद था इसमें, तो यहाँ हो जाएगा चंद्र, एक हो जाएगा कंटक यानी कि कांटा, और हो जाएगा गंगा, क्या हो जाएगा बच्चों हमारा गंगा। ठीक है, तो इन सब में क्या आ रहा है अनुस्वार आ रहा है, और इन सब में क्या आ रहा है चंद्र बिंदु आ रहा। तो ये आपने देखे भी होंगे ये शब्द जो तत्सम और तद्भव में आते हैं, तो ये हमेशा तत्सम में आते हैं यानी कि ये संस्कृत के शब्द हैं। अब बात करते हैं हम विसर्ग की। तो विसर्ग में आता है जैसे कि अतः, अतः में दोनों विसर्ग लग गए, और आता है हमारा प्रात, प्राहत, और आगे शब्द आता है एक दुख, दुख। ठीक है, अब हमने इनकी बात कर ली है, इनके शब्दों की बात कर ली है। अब ये तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अनुनासिक भी समझ में आ गया है आपको, यानी कि चंद्र बिंदु क्या होता है, अनुसार भी आपको समझ में आ गए हैं, और ये भी समझ में आ गए हैं कि लगते कहाँ हैं, ये शिरो रेखा से ऊपर लगते हैं। अब बात आती है विसर्ग। विसर्ग में आपने शब्द देख ली कि कौन कौन से आते हैं। विसर्ग में एक चीज और है, इसमें नोट करके लिखिए आप, इसमें नोट करके लिखिए, इसमें नोट करके लिखिए, नोट। इसमें हिंदी में एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है पंडित किशोरी प्रसाद, पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी, पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी। तो पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने ये कहा है कि हिंदी में जो हमारा अनुस्वार होता है और विसर्ग होता है, अनुस्वार और विसर्ग जो हमने अभी पढ़े हैं, वो स्वर नहीं होते, ना ही वो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। तो वो उन्होंने क्यों कहा है, किस लिए कहा है, इस चीज के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो उन्होंने ये कहा है कि स्वर जो ये, तो इसमें लिखो, नोट में नोट करके लिखो कि पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार लिखो, ये नोट करके लिख लेना। ये फालतू की चीजें नहीं है बच्चों, ये बहुत मोस्ट चीजें होती है जो इन ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ऐसी ही चीजों से आते हैं। तो इसमें क्या लिखना है हमको, पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार, यहाँ पे कॉमा लगाओ, लिखो अनुस्वार व विसर्ग, अनुस्वार व विसर्ग स्वर नहीं है, स्वर नहीं है। और लिखो इसमें एक चीज, यह है, आगे लिखो, यह व्यंजनों की तरह, व्यंजनों की तरह स्वर से पहले नहीं आते हैं, स्वर से पहले नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। इसीलिए इनको हम व्यंजन भी नहीं कह सकते, इसीलिए इनको हम व्यंजन भी नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। एक हिंदी के वैज्ञानिक विद्वान हुए हैं जिन्होंने कहा है, वो है पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार। इन्होंने कहा है कि अनुसार और विसर्ग ना ही ये स्वर है और ना ही व्यंजन है। तो व्यंजन क्यों नहीं है ये भी इन्होंने बताया कि यह व्यंजनों की तरह स्वर से पहले नहीं आते हैं, इसलिए इनको हम व्यंजन भी नहीं कह सकते। उदाहरण में देखते हैं कि ये क्यों नहीं आ सकते, ऐसा इन्होंने क्यों बोला है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज हम देखते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला है।
जैसे विसर्ग में एक हमने उदाहरण लिया था अतः। अतः जब हम इसका संधि वर्ण विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद करो इसमें, तो क्या आएगा हमारा ए। ये तो विसर्ग है ही, ओ सॉरी ये तो स्वर है ही, और स्वर हमारे कभी भी अधूरे नहीं होते, तो इसका वर्ण विच्छेद होगा ए प्लस त प्लस ए और प्लस विसर्ग। ठीक है, तो इसमें हमने क्या चीज देखा, देखो जो इन्होंने कहा था ये वाली चीज की यह व्यंजनों की तरह स्वर से पहले नहीं आते। देखो ये हमारा व्यंजन है, तो ये व्यंजन हमारा स्वर से पहले आया कि नहीं, ए हमारा स्वर है तो ये हमारा स्वर से पहले आया। अब हम बात कर रहे हैं विसर्ग की, तो विसर्ग हमारा ये है, विसर्ग के पीछे क्या है, कुछ भी नहीं है ना, ना यहाँ व्यंजन है और नहीं यहाँ हमारा स्वर है। अगर जो मानो एक शब्द होता है दुख, इसमें बीच में आया, इसमें हमारे बीच में भी आते हैं कुछ शब्दों में जो विसर्ग होता है हमारा बीच में भी आता है, तो इसका संधि विच्छेद करो, क्या होगा द। इसमें स्वर कौन सा है हमारा, ऊ है, कौन सा वाला ऊ है, छोटा वाला, तो इसमें लिखो छोटा ऊ द ऊ। अब आएगा हमारा विसर्ग, वाले विसर्ग आ गए। अब फिर इसका करो प्लस ख प्लस ए। तो देखो बच्चों यहाँ पे तो हमें कंफ्यूज हो रहा था कि पीछे कोई संख्या नहीं है, मतलब कोई स्वर है, ये इसमें कोई वर्ण नहीं है, ना ही स्वर है और ना ही व्यंजन है। तो अब इसको देखते हैं, देखो इसका हमने वर्ण विच्छेद करा तो द हमारा व्यंजन आधा आ गया, इसके बाद स्वर, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम इस विसर्ग की, तो ये जो हमारा विसर्ग है ये व्यंजन से पहले है, और पंडित किशोरी लाल वाजपेयी ने जो बात कही थी, उन्होंने कहा था कि यह व्यंजनों की तरह स्वर से पहले नहीं आते। किससे पहले नहीं आते, स्वर से। तो ये क्या है हमारा व्यंजन है, इसका मतलब ये स्वर से पहले नहीं है, ये है व्यंजन से पहले। तो ये बात हमारी सिद्ध हो गई है। इसका मतलब ये विसर्ग जो है और जो हमारा अनुसार होता है, ये ना ही स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, व्यंजनों की तरह स्वर से पहले। तो जैसे ये हमारा व्यंजन है क्या, या और भी कोई ले लो, ख घ ले लो, कोई भी व्यंजन ले लो, तो ये हमेशा स्वर से पहले आते हैं। इसमें क्या है हमारा स्वर ए आ गया, और इसमें क्या आ गया हमारा स्वर, इसमें भी ए आ जाएगा। इसको ले लो घा, घा भी होता है, तो इसमें आ जाएगा हमारा घ प्लस आ। तो ये जो व्यंजन जो होते हैं, ये व्यंजन हमेशा स्वर के पहले ही आते हैं, लेकिन हमारे विसर्ग जो है इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें एक चीज और नोट करो बच्चों, इसमें एक चीज और होती है, नोट में लिखो उसको, कि जो हमारे स्वर होते हैं, दो स्वर कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। इसमें एक चीज लिखो कि दो स्वर चाहे वो कोई भी हो, हमारे 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर में से कोई सा भी स्वर हो, वो कोई भी स्वर हो, तो इसमें क्या लिखना है कि दो स्वर कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। दो स्वर कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है बच्चों, इतनी बात आप नोट कर लो। जो चीज मैं नोट में लिखवा रही हूँ उसको आप नोट में लिखते रहना, क्योंकि वो इस चीज के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इतना आपने कर लिया है। यहाँ पे हमारे सारे स्वर खत्म हो जाते हैं। जो भी हमने अभी तक पढ़ा था बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं वर्णमाला में। जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो जाकर देख सकता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर व्यंजनों की। अब किसकी बात करेंगे, व्यंजनों की। अब देखेंगे हम व्यंजनों का वर्गीकरण या व्यंजनों का विभाजन। अब क्या पढ़ेंगे बच्चों हम, व्यंजन, व्यंजनों का विभाजन, व्यंजनों का विभाजन, व्यंजनों का विभाजन। तो व्यंजनों के विभाजन में भी जो हम सबसे पहला नंबर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं,
किस किस क्रम में बटे होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो पहला नंबर है हमारा वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन होते कितने हैं ये लिखो। देखो इसमें हमारा पहले आएगा कै, खे, कै, खे, गे, घे, अंगा, चे, छे, जे, जे, इया, टे, ठे, डे, ढे, अड़े, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, वे, भे, ने। तो बच्चों वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं हमारे, पहले इनकी संख्या ये जानो कितने होते हैं हमारे, 25। वर्गीय व्यंजन हमारे 25 होते हैं। और इनको वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं ये भी सुनो। देखो इधर से हमारे ये कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, और इधर से भी गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5। ये इधर से भी 5 होते हैं और इधर से भी 5 होते हैं। तो ये एक वर्ग का रूप ले लेते हैं। हो गया ना ये वर्ग हो गया ना ये, सही है। तो इसलिए इनको बोलते हैं हम वर्गीय व्यंजन। अब ये वर्गीय व्यंजन जो 25 होते हैं ये भी बटे हुए होते हैं हमारे 16 प्लस 4 और प्लस 5 में। ठीक है बच्चों, तो ये वर्गीय व्यंजन भी हमारे 16 प्लस 4 प्लस 5 में बटे होते हैं। और ये होते कैसे कैसे हैं ये जानते हैं। तो ये हमारे 16 जो व्यंजन होते हैं इनको कहते हैं हम स्पर्शी व्यंजन। क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, और ये जो 4 होते हैं इनको कहते हैं हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और ये जो हमारे लास्ट में बचे 5 इनको बोलते हैं हम नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन। ठीक है, तो स्पर्शी व्यंजन हमारे 16 जो हैं ये इसमें हम देखेंगे कौन से होते हैं। और ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन ये भी, और ये नासिक्य व्यंजन ये भी हम इनमें देखेंगे कि कौन कौन से हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं 5 जो है ये कि नासिक्य व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं। तो ये जो वर्गीय व्यंजन होते हैं इसमें जो सबसे लास्ट के होते हैं ये, यानी पंचमा अक्षर जो होता है इन सबको हम पंचमा अक्षर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंचमा अक्षर। क्या बोलते हैं हम इनको, पंचमा अक्षर। तो ये हमारे जो पंचमा अक्षर हैं इनको बोलते हैं हम नासिक्य व्यंजन। क्या बोलते हैं, नासिक्य व्यंजन। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये जो हमारे लास्ट में होते हैं टे, खे, गे, गे, अंगा, अंगा, इया, अणे, ने और मैं। देखो इनको बोल के देखो, ये हमारे नाक मतलब नाक से होते हुए ही बोले जाते हैं। तो इनको क्या कहते हैं हम, नासिक्य व्यंजन। अब बात आती है हमारी ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ये 4 कौन कौन से होते हैं। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं हमारे ये वाले। ये हो गए हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्या हो गया हमारे, स्पर्श संघर्षी व्यंजन चे, छे, जे और झ। अब बात आती है हमारी स्पर्श व्यंजन। तो जो ये बचे यानी कि ये वाले और ये वाले, ये जो हमारे 16 बचे ये होते हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन। क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन। तो इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। हमारे
व्यंजनों के विभाजन में सबसे पहला नंबर आता है वर्गीय व्यंजन का। वर्गीय व्यंजन होते हैं हमारे 25, वो भी बटे हुए होते हैं 16, 4 और 5 में। 16 जो होते हैं वो होते हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन, 4 जो होते हैं वो होते हैं हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन, और जो 5 होते हैं वो होते हैं हमारे नासिक्य व्यंजन। इसमें नासिक्य व्यंजन जो सबसे लास्ट के होते हैं, ये जो 5 हैं ये हो गए हमारे नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजनों की संख्या हमारी है 5। और ये जो दूसरे नंबर पे आते हैं च, छ, ज, से, ये हो गए हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और सबसे पहले नंबर पे है स्पर्शी व्यंजन। तो बाकी जो ये बचे हमारे 4, ये और ये, तो ये है हमारे स्पर्शी व्यंजन। एक बच्चों इसमें एक मेन चीज और आती है, व्यंजनों को जो हम जब लिखते हैं तो लिखने में कई बच्चे बहुत ज्यादा दिक्कत कर देते हैं। देखो इसमें एक ये है थ, और एक ये है हमारा ध, और एक ये है हमारा भ। तो ये जो हमारे शब्द हैं, वर्ण हैं, एक थ, ध और भ। हाँ तो बच्चों इसमें जो ये 3 शब्द होते हैं, सॉरी शब्द नहीं वर्ण होते हैं, तो ये जो देखो इनको जो लिखने का तरीका है, ये थ, इसकी घुंडी ऊपर से मुड़ी हुई है, ये ध, इसकी भी घुंडी ऊपर से मुड़ी हुई है, और ये भ, इसकी भी घुंडी ऊपर से मुड़ी हुई है। तो इनको कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब इनको शब्द लिखते हैं, कोई भी अक्षर लिखते हैं, जैसे कि मान लो हमने लिखा है जैसे शब्द भार, भ और र, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको यहाँ से इसकी सिरों रेखा बांधते हैं, जो सिरों रेखा है वो यहाँ तक लिख के जाते हैं। लेकिन इनके जो लिखने का शुद्ध तरीका होता है कि ये ऊपर से जो घुंडी मुड़ी हुई है इसके ऊपर हम सिरों रेखा नहीं लगाते हैं, इनके ऊपर हम सिरों रेखा नहीं लगाते हैं, सिरों रेखा केवल इनके पीछे से ही लगाते हैं जितने। अगर जो ये शब्द बीच में भी आ जाएंगे ना, तब भी अगर जो ये शब्द बीच में भी आते हैं किसी अक्षर के, तब भी हम इनके ऊपर सिरों रेखा नहीं लगाते, ठीक है।